एसिड बेस एंड सॉल्ट अपन लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें एकदम बेसिक स्टार्ट करा था, पहला लेक्चर देखा था। सेकंड लेक्चर में पढ़ते हैं जिसमें अब अपन एसिड के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। साउंड को माइंड मत करना, बाहर बारिश हो रही है और मौसम काफी खराब है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन एसिड से। किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन? एसिड। इनकी बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका ये टेस्ट कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट। और ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं किसमें? रेड, ठीक है। और भी काफी सारे इंडिकेटर हमने पहली क्लास में देखे हैं, तो वो अपन उधर से रेफर कर सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन यही है, ठीक। अब देखो एसिड्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। अभी आगे चल के अपन देखेंगे लुईस एसिड, एरेनियस एसिड, ये क्या होते हैं उनको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अपन क्लासिफिकेशन समझते हैं एसिड्स का। देखो मोस्टली एसिड्स जो होते हैं दे आर नेचुरली अकरिंग। एसिड्स दे आर नेचुरली अकरिंग, ठीक है। मतलब ये नेचर से हमको किसी ना किसी फॉर्म में मिलते हैं। अब नेचर से मिलने के दो तरीके हैं, या तो नेचर में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं वहां से मिले, या फिर नेचर में हमारे पास जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वहां से मिले, ठीक है। अब मिनरल से जो चीजें मिलेंगी अपन को उनको हम बोलेंगे मिनरल एसिड्स। उनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। और प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो मिलेंगे उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इनको ऑर्गेनिक बोलने का एक ही रीजन, ये ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे विल हैव एटलीस्ट वन कार्बन एटम। इनमें कार्बन होना बहुत जरूरी है। कार्बन जरूर होगा तभी मैं किसी कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूल को या किसी सब्सटेंस को क्या बोल सकता हूं? ऑर्गेनिक, ठीक है। मिनरल एसिड की अगर हम बात करें तो दे आर जनरली इनऑर्गेनिक एसिड। अब देखो ये सिंपल इंग्लिश की टर्म्स है, ऑर्गेनिक उसका अपोजिट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऐसे एसिड्स हो गए जिनमें कार्बन नहीं होगा, या हो भी सकता है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि उनमें कार्बन नहीं होगा। पॉइंट क्या है कि ये हमको किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं मिले होंगे, ठीक है। ये हमको कहां से मिल रहे हैं? मिनरल से मिल रहे हैं, तो इनको या तो मिनरल एसिड्स बोलो या फिर इनऑर्गेनिक एसिड बोलो। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेमिंग के बारे में मैं बता चुका हूं, मैं एक लेक्चर दूंगा जिसमें हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। H2SO4, ये हो गया अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ब्रेकिंग बैड देखा होगा तो उसमें इसका जिक्र भी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड पे चलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में देखो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो इनको मैं एग्जांपल अलग से लेके बताता हूँ। अभी यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख लो, जैसे CH3COOH, ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए हम इसका कॉमन नाम लिख लेते हैं एसिटिक एसिड। तो एक एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास? एसिटिक एसिड। अभी मैं इसके और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ये जो एग्जांपल से हमने क्या बोला, प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे आसपास हैं जिनको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो इनकी अभी बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है किसका? एसिड्स का, ठीक। चलो देखो ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा था, तो इधर ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल देखो। ऑर्गेनिक एसिड्स देखो, जो फेमिलियर है जिन एसिड से हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तुमको कहां मिल सकता है? लेमन्स, ऑरेंजेस, कोई भी खट्टा फ्रूट, बेसिकली कोई भी खट्टा फ्रूट, ठीक है। सेकेंड, यहां हमने एसिटिक एसिड की बात करी। एसिटिक एसिड हमको मिलता है विनेगर में। इनफैक्ट हम इसको विनेगर भी बोलते हैं दूसरे नाम से। हिंदी में घर में तुमने देखा होगा सिरका, जो चाउमीन में डालते हैं, ठीक है। थर्ड विल बी और देख लो टार्ट्रिक एसिड।
टार्ट्रिक एसिड हमको मिलता है टेमेरिंड में, इमली में। ये जनरली कहां मिलेगा? इमली में। और अपन देखें लैक्टिक एसिड, देखो लैक्टिक एसिड किसमें होता है? दही में, जो दही अपन खाते हैं। तो देख पा रहे हो ये सारी चीजें हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। और एग्जांपल अगर यहाँ पे लेना चाहें अपन तो अमीनो एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये मिलता है प्रोटीन्स में, ठीक है। सोयाबीन हो गया, जो भी प्रोटीन गिविंग सब्सटेंसेस है। और एग्जांपल ले यूरिक एसिड, ये मिलता है यूरिया में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए ऑर्गेनिक एसिड्स के, और उनकी कहां कहां पे हम उनको पा सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखो, ठीक है। अब एक क्लासिफिकेशन करते हैं अपन एसिड्स का। ये तो क्या होगा? ये क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, कि मिलते कहां पे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब अपन एक देखते हैं सॉल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सॉल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन अगर मैं करता हूं तो मैं इनको दो तरीके से बोल सकता हूं, वन इज डाइल्यूट एसिड एंड अदर वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को प्यार से छोटा करके ऐसे लिख देते हैं, डाइल्यूट को प्यार से छोटा करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आदमी आलसी तो है, तो हर चीज को अपन छोटा करके लिख देते हैं। अब इसमें देखो ये डिपेंड करता है ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, दिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कितना है, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं और उसमें मेरे पास या तो सिर्फ एसिड है या फिर एसिड प्लस वेरी लेस वाटर है, या तो पूरा का पूरा एसिड है या फिर एसिड है और बहुत कम पानी है। तो ये किसका केस हो जाएगा मेरा? दिस विल बी द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें की वाटर का अमाउंट जो होता है वो या तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं, ठीक है। और डाइल्यूट के लिए क्या हो जाएगा? मान लो ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें तुमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, इसमें एसिड है, तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब तुम इसमें ऐड करने जा रहे हो, ऐड वाटर टू इट, और तुमने काफी अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे वाटर की ऐड कर दी, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जिसको अपन आगे चलकर डिस्कस करेंगे, काफी फ्रीक्वेंटली बनता है ये क्वेश्चन, कि हम पानी में तो एसिड डाल सकते हैं लेकिन एसिड में पानी नहीं डालते, ऐसा क्यों? अब सुनने में ये लगता है कि क्या बकवास कर रहे हैं, सेम ही तो बात है। लेकिन देखो सेम बात नहीं है केमिस्ट्री के हिसाब से, बिल्कुल भी सेम बात नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होने का मतलब रिएक्शन से हीट निकलती है। जब भी एसिड और वाटर का इंटरेक्शन होता है तो बहुत भयंकर हीट निकलती है। अब अगर हीट निकलेगी यहाँ पे तो पहली बात तो मेरे टेस्ट ट्यूब फटने के चांसेस है। वाटर में एसिड डालने से क्या होगा? जो हीट निकलेगी, अब देखो वाटर ज्यादा है, उसमें एसिड डाल रहे हो तो एसिड ऑब्वियसली कम होगा या तुम्हारे कंट्रोल में होगा, ऐसा बोल लो। तो जो वाटर है उस वाटर के साथ क्या होगा? वो वाटर हीट को अपने अंदर पूरा फैलाने देगा, वाटर में हीट फैल जाएगी। जबकि अगर एसिड में तुम पानी डालोगे तो एसिड ऑलरेडी ज्यादा है, जब पहला पानी गिरेगा उसमें तभी इतनी हीट निकलेगी कि शायद मेरा बर्तन फट जाए या वो एसिड छलक जाए, मेरे हाथ पे गिर जाए, मुंह पे गिर जाए, ठीक है। तो ये भी एक डेली लाइफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अपन डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में इसको सेपरेट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दे आर हाईली कोरोसिव, देखो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर इनमें पानी नहीं है ये क्या कर सकते हैं? दे कैन बर्न, दे कैन हार्म या बर्न योर क्लोथ्स और स्किन। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ डील कर रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ डील करना पड़ता है। इसलिए रिएक्शंस जितनी भी हमको स्कूल में कराई जाती हैं वो मोस्टली कराई जाती हैं विद डाइल्यूट एसिड, ताकि कोई भी फिजिकल एरर के कारण कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो ये हो गया एसिड्स का ओवरव्यू कि भैया ये होते क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन है, हमारे काम का कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और अपन देखने की कोशिश करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फिर हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो प्रॉपर्टीज को हम हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले जरा एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, इसका टेस्ट आएगा। टेस्ट कैसा होता है इसका, खट्टा होता है, ये अब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये इंडिकेटर पे कैसे वर्क करता है, इंडिकेटर देख लेते हैं। तो इंडिकेटर पे कैसे वर्क करता है, अगर मेरे पास ब्लू लिटमस है तो ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगा रेड में। अगर रेड लिटमस है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। फिनोल्फथालीन की बात करी थी हमने, अगर फिनोल्फथालीन के साथ देखते हैं तो फिनोल्फथालीन क्या होता है एसिड के साथ, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज की भी बात करी थी, मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है एसिड के साथ, रेड या पिंक, जो भी कलर लिखना चाहो। तो ये इंडिकेटर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो एसिड्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ये हमको दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो सॉलिड की फॉर्म में भी मिल सकता है और लिक्विड की फॉर्म में भी मिल सकता है। ज्यादातर एसिड जो हमको मिलते हैं दे आर लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, HCl ज्यादातर एक्वस फॉर्म में मिलता है, H2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, तो ये सारे लिक्विड के केसेस होते हैं। सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो देखो एक ऑक्सैलिक एसिड होता है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ इस टाइप का एसिड मिलेगा ये अपन को। ऑर्गेनिक एसिड है, बाद में डिस्कस करते हैं इसको हायर क्लासेस में। और एक एसिड अपन को जो मिलता है सॉलिड फॉर्म में, वो अपन ने देखा भी है, दैट इज बोरिक एसिड, S3BO3। ये देखो ये अपन ने देखा है अपने डेली लाइफ में, कैरम बोर्ड खेलते हुए उसके ऊपर एक पाउडर डालते हैं, बोरिक पाउडर, ठीक है, कुछ चोट लग जाती है उसके ऊपर बोरिक पाउडर, तो वो यही है। क्लियर है बात, तो हमको पता है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक और पॉइंट की यहां पे अगर हम बात करें तो देखो यहां पे और क्या बात कर सकते हैं, एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो एसिड्स जो होते हैं, अब मैं थोड़ी सी एक बात करने वाला हूं यहाँ पे, ये एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि वैसे तो 11th में जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तब पढ़ाया जाता है, लेकिन वो तुमको कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये 4 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, दैट इज इनफ, इतना काफी है, ठीक। एक अगर तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, एसिड्स डिसोसिएट्स इन वाटर। और बेसिकली इसी पॉइंट के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि पानी में जाके वो आयंस में टूट गया, और आयंस में टूट गया तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब अपन चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पे, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसी कोई भी चीज होती है जो सॉल्यूशन पे जाने में, मैं उनको वाटर में डालता हूं, सॉल्यूशन में डालता हूं, मतलब वाटर में डाल रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम NaCl को पानी में डालते हो तो क्या होता है इसका, इसके आयंस टूट जाते हैं। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये पानी था तुम्हारे पास, तुमने इसमें नमक डालने की कोशिश करी, अंदर जाने पे जो नमक है वो इस तरीके से आयंस में टूट जाता है, ठीक है। इस तरीके से आयंस में टूटने के बाद फिर वाटर के साथ जो रिएक्शन करनी होती है इसको, वो रिएक्शन ये करता है। लेकिन सबसे पहली चीज क्या होती है कि आयंस में टूट जाता है। तो अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है वीक। अभी हमारी समझ के लिए जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या बेस हैं या सॉल्ट है, उन सबको हम स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सॉल्ट कोई सा भी हो, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखो सॉल्ट के बारे में एक चीज क्या है, सॉल्ट तुम्हारे पास चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक में हमारे पास जनरली आते हैं ऑर्गेनिक बेसिस या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स, ये जनरली वीक में आते हैं। अब मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग और वीक से, देखो इनसे मतलब सिंपल इतना सा है
कि अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं और उसको मैं पानी में डाल रहा हूं, जैसे मैंने क्या बोला, सारे सॉल्ट, ये सॉल्ट है, सारे सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये पानी में जाने के बाद पूरा टूट जाता है। पूरा टूटने का मतलब जितना अमाउंट मैंने यहां पे लिया था उतना ही अमाउंट ये आयंस में ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक में या वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिक एसिड हम ले लेते हैं, एसिटिक एसिड हमने पढ़ लिया अभी, इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो इधर क्या होता है, ये जो होता है ये कभी भी पूरा नहीं टूटता। मान लो तुमने यहाँ पे x अमाउंट ली थी, तो ये y और y टूट रहा है और y हमेशा x से कम होगा, कभी भी 100% नहीं टूटता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि हम इसको डिटेलिंग में 11th में पढ़ते हैं, लेकिन तुमको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, और इसीलिए हर रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती। हम हर बार एक एग्जांपल देखते हैं, वहां पे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, तो हमको लगता है यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि तुमने कौन से एसिड और कौन से बेस की रिएक्शन कराई है। अब तुम खुद लॉजिक से बताओ, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं और एक वीक बेस लेता हूं, उनकी रिएक्शन कराऊंगा, तो क्या पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए? फिर स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ही क्या होगा? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कोई सेंस ही नहीं रहा ना फिर। तो ऐसा नहीं होगा, सॉल्ट बनेगा लेकिन मीडियम हमारा तब भी एसिडिक रहेगा, क्योंकि जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखा जाए, और साइन का भी ध्यान देखो, मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, मतलब इधर रिएक्शन बैक नहीं आ सकती है, यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। तुमने फर्स्ट चैप्टर में रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में भी देखा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। चाहो तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख भी देता हूं, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नो मैटर सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट हमेशा क्या होगा, सॉल्ट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको छोटा सा एक पॉइंट से यहाँ पे समझाना चाहूं तुमको, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बस, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि HCl प्लस NaOH की रिएक्शन देखते हैं, तो ये एक्वस होते हैं दोनों, मतलब पानी के अंदर है, तो ये अपने आयंस में टूट चुके होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, Na और इसने कंबाइन कर लिया तो ये बन गया NaCl, इसने और इसने कंबाइन कर लिया तो ये बन गया वाटर, ठीक। वहीं पे अगर मैं लेता हूं एक वीक एसिड और बेस मैंने ले लिया अभी भी स्ट्रॉन्ग, बेस अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ये तो भैया पूरा टूट गया, चलो ये तो पूरा टूट गया, ठीक। इधर क्या हुआ, ये पूरा नहीं टूट पा रहा, ठीक है। लेकिन अगर इनकी रिएक्शन में कराऊंगा तो सॉल्ट बनेगा CH3CONa प्लस वाटर। अब इसको एक स्टेप और थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, मुश्किल हो सकता है समझना, लेकिन कोशिश करो, एक आइडिया लगता है, बस थोड़ी नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये सॉल्ट है और ये भी क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो हमेशा पूरे के पूरे टूटते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, NaCl जो होगा वो अपनी आयंस की फॉर्म में होगा, क्योंकि पानी के अंदर है, देखो ध्यान से। यहाँ पे सॉल्ट है, वो भी किस फॉर्म में होगा, अपने आयंस की फॉर्म में होगा, क्योंकि पानी के अंदर है। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिखना चाहिए था मुझे, ये आयंस की फॉर्म में है। देखो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, LHS RHS, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ क्या बच रहा है, पानी बच रहा है, और पानी बच रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। लेकिन फिर यहां पे देखो, ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, ये हमको पता है, ठीक है, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो पाता, बात समझ में आ रही है। Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में क्या बच जा रहा है, OH माइनस, तो ये सॉल्यूशन मेरा फाइनली बेसिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था। तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस है। ये सिर्फ मैंने तुमको एक आइडिया देने के लिए एक्सप्लेन करा है, ताकि तुम थोड़े से हैबिचुअल हो और तुमको ये पता रहे, तुमको कोई आगे से मूर्ख ना बना सके कि सारी रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती, ठीक है।
चलो 20 केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं अपन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अपन देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स जनरली कहां मिलते हैं? 9th में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा, नहीं लिया तो 10th में अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। देखो मेटल्स जनरली मिलते हैं एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक, ठीक है। अब उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स होते हैं जो लगभग इनर्ट ही होते हैं, जिनको हम प्रीशियस मेटल्स भी बोलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स, ठीक है, प्लेटिनम। तो रिएक्शन विद मेटल्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करें, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब बाहर निकलना। हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, सबसे पहला पॉइंट। देखो कोई भी एसिड होगा तो एसिड में हाइड्रोजन होगा, वहां से मेटल हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकालता है? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकालता है, और फिर जो एसिड का बाकी का पोर्शन बचता है उससे मेटल रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, उसकी रिएक्शन में HCl के साथ लिखता हूं, तो यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन निकल गया H2 गैस की फॉर्म में, गैस को डिनोट करते हैं अपवर्ड एरो से। बाकी क्या बचा है यहाँ पे? Cl। क्या बचा है यहाँ पे? Cl, ठीक है। तो उससे कैसे आप क्या बन गया? NaCl सॉल्ट, और ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है तुम्हारे पास? हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से एक सिंपल रिएक्शन हो गई। तो इसको मैं एक साथ अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेटल अगर कोई है और उसका रिएक्शन हम एसिड के साथ करा रहे हैं, जनरली डाइल्यूट लेंगे, मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़े हार्म कर सकते हैं हमको। तो एसिड लिया, क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, साथ में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये बेसिक रिएक्शन हम लिख सकते हैं मेटल की और एसिड की रिएक्शन अगर हमको देखनी है तो। अब हर केस में ऐसे ही होता है, कोई भी मेटल ले लो, मेटल क्या क्या ले सकते हो तुम? सोडियम हो सकता है, Na, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन ले लो, कोई भी मेटल ले सकते हो। जनरली तुम्हारी किताब में तुमको यही मेटल्स मिलेंगे घुमा फिरा के, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शंस लिखवाऊंगा अभी मैं, ये सिर्फ अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इसका एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं लैब में कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है नहीं इवॉल्व हुई है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी कर लेते हैं इसके लिए। क्या करने वाले हैं अपन इस एक्टिविटी में? एक स्टैंड लिया, इस स्टैंड में फोल्डर बना लो, ये फोल्डर है, इस फोल्डर में फंसा देते हैं एक टेस्ट ट्यूब, इस फोल्डर में हमने फंसा दी एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है? इस टेस्ट ट्यूब में मान लो मैंने जिंक ले रखा है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जिंक के ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं, और इसमें मैंने डाल दिया सर्टेन अमाउंट 10 ml ऑफ HCl, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है, रैंडमली मैंने यहाँ पे एक अमाउंट डाल दिया HCl, ठीक। इधर लगा लेते हैं अपन एक कॉर्क, इधर एक कॉर्क लगा दिया, इसमें से एक ट्यूब निकाल के अपन इस तरीके से ले जा रहे हैं एक और कंटेनर में, जिस कंटेनर में अपन ने क्या ले रखा है? यहां अपन ने ले रखा है सोप वाटर। सोप वाटर लेने का क्या पर्पस है? ताकि बबल्स बन सके, जब गैस निकलेगी तो बबल्स बन सके। अब देखो जैसे ही तुमने यहाँ पे एसिड ऐड करा, इधर तुमको रिएक्शन होती हुई दिखेगी, एकदम फजिंग साउंड आएगी ऐसे फिज करके, और बबल्स उठने स्टार्ट करेंगे। फिर वो जो गैस निकल रही होगी वो इधर से जाएगी, मुझे तो दिखेगी नहीं ट्यूब में, लेकिन यहां जब आएगी तो यहाँ बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, और अगर ये बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इधर से कोई गैस आ रही है। फिर मैं यहाँ पे मैच स्टिक लगा के उसको लाइट करने की कोशिश करूंगा, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि वो बबल जो है पॉपअप साउंड के साथ फूट गया, ठीक है,
और दूसरी बात, फ्लेम जो है, फ्लेम एंड्स, फ्लेम खत्म हो जाएगा, माचिस भी हमारी बुझ जाएगी। तो ये दो चीजें कंफर्म करती हैं कि गैस क्या था, गैस वाज हाइड्रोजन। पॉपअप साउंड और बर्निंग को सपोर्ट नहीं करना, ये किसकी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। अब अगर हम अंदर देखना चाहें कि रिएक्शन क्या हुई होगी, तो जिंक को रिएक्ट कराया हमने HCl के साथ, देखो मेटल एसिड, सॉल्ट बनना चाहिए ZnCl2 प्लस H2। अब हम ये कैसे पता चलते हैं कि क्या सॉल्ट बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे इनकी वैलेंसी पे आइडिया होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। तो देखो Zn जनरली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहां पे तो पता है तुमको H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, 1 और 1 है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे कुछ लिखा नहीं है। इधर बन रहा है ZnCl2, इसका मतलब Zn पे रहा होगा 2 प्लस और क्लोरीन पे रहा होगा -1, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया ZnCl2। सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है, साइन पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे Zn जब ऐसे मेटल लिखते हैं तब ये 0 होता है, न्यूट्रल। जब यहाँ कंपाउंड बन रहा है ये 2 प्लस में चला जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको एक और चीज समझ सकते हो, जिंक 0 से किस में गया, देखो जिंक पहले था 0, इधर जाने पे अगर मैं आयंस देखता हूं, क्योंकि ये सॉल्ट है और सॉल्ट हम बात कर चुके हैं, सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरा टूट जाता है। तो यहाँ पे ये बन रहा है Zn2 प्लस। अब 0 से 2 प्लस आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इतना बेसिक तो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं कि मैं एटम के अंदर प्रोटॉन या ऐड नहीं कर सकता हूं केमिकल रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम फिर भी कुछ भी कर सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें जो भी खेल हुआ होगा या वो इलेक्ट्रॉन का ही हुआ होगा। तो 2 प्लस चार्ज आने का मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, बोलो वाजिब बात है। अब एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखो, ऑयल रिग, काफी जगह तुमने इसके बारे में सुना भी होगा। ऑयल रिग का मतलब होता है, तुमने केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी होगी, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस, किसका लॉस, इलेक्ट्रॉन का, और इसका मतलब हुआ रिडक्शन इज गेन, किसका गेन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो RIG, रिग, OIL, ऑयल, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, लूज करें, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये अपने पास एक एक्टिविटी हो गई, ये पता करने के लिए कि भैया एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अगर तुम रिएक्शंस लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे और 2-3 रिएक्शंस लिख के दिखा देता हूँ, बट रिएक्शन हमेशा सेम ही रहेगी। मेटल और एसिड अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस उधर से निकलेगा और साथ में सॉल्ट फॉर्म होगा। देखो जैसे जिंक के साथ हो गया, सोडियम के साथ हो गया, अगर तुम आयरन के साथ देखना चाहो तो आयरन के साथ देख सकते हैं, FeHCl, FeCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर लो, देखो 2 लगाते ही बैलेंस हो गया, ठीक। ये आयरन के साथ रिएक्शन हो गई। मान लो कैल्शियम के साथ रिएक्शन देखना चाहूंगा, HCl तो CaCl2 प्लस H2 गैस, ये भी बैलेंस हो गया। मान लो सोडियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ देखना चाहो, ये सारे एक्वस हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एक्वस, तो जो सॉल्ट बनेंगे वो भी एक्वस ही बनेंगे। यहां पे देखना चाहो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2। इसको अगर बनाने में दिक्कत आती है तो यहां देखते हैं, हाइड्रोजन तो प्लस ही होता है, इतने सारे एसिड में देखकर आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहा है तो मतलब 2 होगा SO4 के ऊपर, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आया है, तो SO4 पे है 2 माइनस, ठीक है। सोडियम के कंपाउंड जो हम जानते हैं उस पर ध्यान दो, NaCl जानते हो, उसमें तुमको पता है कि Na पे होता है प्लस, तो इधर भी Na पे होना चाहिए प्लस। अब Na प्लस को कंबाइन करना है SO4 2 माइनस के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखो जरा क्या आ रहा है, Na2SO4 ही आ रहा है, 1 होता है, 1 लिखते नहीं है, तो इस तरीके से Na2SO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब अगर यहाँ पे देखो तो देखो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो एसिड्स के साथ
रिएक्ट इतना इजीली नहीं करते, मतलब अपने आप तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी के कारण हम इनको कई बार क्या बोलते हैं, इनर्ट मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इतना इजीली रिएक्ट नहीं कर पा रहे। प्रेशियस मेटल्स होते हैं, इतना इजीली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। फिर कुछ मेटल्स होंगे जो बहुत हाईली रिएक्ट करेंगे, हाईली मतलब काफी फास्ट, उनकी रिएक्शन बहुत जल्दी होगी और हमको फिजिंग साउंड ज्यादा आएगी, तो उसके एग्जांपल हो सकते हैं सोडियम या फिर मैग्नीशियम। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में, जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि मेटल्स का एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और कुछ काफी कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये केस हो गया हमारा हाईली रिएक्टिव का। अभी यहाँ पे एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो उसके साथ लिख लेते हैं, डिटेल में चैप्टर 3 में देख लेंगे इसको। फिर जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इनकी रिएक्शन जो होगी वो मॉडरेट रिएक्शन होगी। ये कैसी रिएक्शन करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, मतलब ना तो काफी स्लो होंगे ना फास्ट होंगे। तो देखो अब ये जो हाई, मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस होती हैं, ये समझ पा रहे हैं, ये सारी रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स से मेरा मतलब है कि अगर दूसरा प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं पहले के बारे में नहीं बोल सकता हूं कि भैया वो स्ट्रांग है या वीक है। जैसे तुम खुद ही का एग्जांपल दो, तुम दो दोस्त हो, अब मुझे दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा ना कि अच्छा ये वाला स्मार्ट है और ये वाला उतना स्मार्ट नहीं है, या ये स्ट्रांग है और ये वाला वीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही हो, क्लियर है? तो देखो ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है अभी अपन को, अभी फोकस करते हैं अपन 10th पे और कुछ कुछ टॉपिक्स 11th के टच करते हुए चलते हैं, ताकि प्रॉपर नॉलेज भी आए और आइडिया आए। तुमको ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है, क्योंकि जहां सोच वहां चल रहे। चलो, ये अपनी रिएक्शन विद मेटल हो गई, अपन ने इसकी एक्टिविटी भी देख ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे अपन चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो अपनी रहेगी, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स, और इसमें अपन एक बाइकार्बोनेट कैटेगरी भी ले लेंगे। अभी देखते हैं कि ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है। अच्छा, उससे पहले जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा है, उसमें एक एसिड होता है जो वो रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। देखो ये एसिड जो होता है ये बहुत बहुत ज्यादा वीक होता है, मतलब ये अपने आप ही क्या होता है, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा यहां से। तो इसलिए ये इतना अच्छा एसिड नहीं है, बहुत वीक एसिड है। तो जो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी है मेटल्स के साथ, वो ये इतना इजीली शो नहीं कर पाता। ठीक, चलो अब देखो ध्यान रहे, इतना इजीली, लेकिन यहां इसको मेंशन करने का एक रीजन भी था। ये जो मेटल कार्बोनेट्स बनेंगे ना, वो इसी एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स के बारे में तुम लिख सकते हो, दीज आर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या हुआ अपना, H2CO3। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसको सीधा अपन एक एक्टिविटी से देखते हैं, फिर अपन रिएक्शंस देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन इंटरनली किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक एक्टिविटी बना लेते हैं अपन इधर। देखो अब की बार क्या करना है तुमको, फिर से वही स्टैंड लिया अपन ने, उसमें यहाँ पे होल्डर बना देते हैं। इस होल्डर में लगाया है एक टेस्ट ट्यूब, चलो फंसाओ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब फंस गई। इधर लगाया फिर से कॉर्क। कॉर्क क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो गैसेस बन रही है तो वो एस्केप ना कर जाए बस। इधर एक टेस्ट ट्यूब और ले लो, ऐसे टिल्टेड। फिर यहाँ पे हमने वही पाइप बना दिया, वो इस आपकी बारी इसमें जा रहा है। यहाँ पे भी अपन एक कॉर्क लगा देते हैं, चलो इधर भी एक कॉर्क बना देते हैं। इधर भी हमने कॉर्क से पैक कर दिया, और इधर मैंने ले रखा है लाइम वाटर। लाइम वाटर को लेमन वाटर से कंफ्यूज मत कर देना, नींबू पानी नहीं लिया है मैंने, CaOH होल ट्वाइस, चूना पत्थर होता है उसका पानी। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या करते हैं अपन,
फिर से मैं जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लेता हूं, मतलब जिंक के छोटे छोटे से पार्टिकल्स, और उसमें मैंने ऐड कर दिया। ये देखो, एक और लगाने से पहले ऐड कर दिया होगा तो वो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ अमाउंट लेट से मैंने H2SO4 का ऐड कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम रिएक्शन कार्बोनेट की कराने वाले हैं ना, तो अपन अंदर एक कार्बोनेट ले लेते हैं। लेट से मैंने Na2CO3 ले रखा है, सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, चलो H2SO4 ही ले लेते हैं। मैं थोड़ा इजी करने के लिए HCl डाल रहा था, लेकिन लेट से हमने H2SO4 ही डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको रिएक्शन बहुत फाइनली ऑब्जर्व होगी और यहाँ से पार्टिकल्स कुछ ऊपर आते हुए दिखेंगे, ठीक। दिस क्रिएट्स अ ब्रिस्क एफरवेसेंस, क्या बोलते हैं इसको अपन? दिस क्रिएट्स अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। देखो, एफरवेसेंस का फॉर्म मतलब होता है बबल्स का फॉर्म होना या गैस का एकदम से फॉर्म होना। अब क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर गैस फॉर्म हो रहा है तो बबल्स फॉर्म होंगे। और ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव, मतलब एकदम से, सडनली गैसेस का एकदम से निकलना, दैट इज ब्रिस्क एफरवेसेंस। बस साइंटिफिक टर्म है, उससे घबराना नहीं, ठीक है। टोमेटो टमाटो एक ही बात। तो ये एक्टिव हो गया, और एफरवेसेंस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैस, और कुछ भी नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो कुछ टाइम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, यहां से मुझे कुछ जाता हुआ तो दिखेगा नहीं, लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइम वाटर हमने लिया था, इट स्टार्टेड टू टर्न मिल्की। ये व्हाइट कलर का दूध जैसा सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अब ऐसा क्या हुआ अंदर, उस पर थोड़ा सा अपन मंथन करते हैं। देखो, हमने क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पे Na2CO3, उसमें मैंने डाला H2SO4। अब ये जो होता है, ये जो लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है, दिस इज टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, मतलब इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन निकला है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली कार्बोनेट से इधर से निकला होगा। साथ में बनता है सॉल्ट Na2SO4, और साथ में बनता है पानी, और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? वाटर। तो अब इस रिएक्शन को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेटल कार्बोनेट, जो खुद कहां से आता है, अपन ने अभी देखा था, दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड प्लस एसिड, इधर से मिल रहा है भैया सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बन रहा है पानी। इस पे अगर अपन थोड़ा सा ध्यान डालें, कार्बन डाइऑक्साइड COH होल ट्वाइस कैसे मिल्की टर्न हो गया? तो देखो, ये मिल्की बनता है क्योंकि यहां पे भी एक रिएक्शन हुई होती है, CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, और ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म करा है इसने यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, साथ में पानी निकला होगा, इससे देखो पानी बनता हुआ दिख रहा है। प्रेसिपिटेट को तलछट अवक्षेप भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होती उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जनरली ये नीचे आके जम जाते हैं, इसलिए तलछट बोल रहे हैं, तल नीचे, तलछट अवक्षेप, बची हुई चीज, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो इसके कारण आता है व्हाइट कलर। दिस इज द रीजन फॉर सॉल्यूशन टू टर्न मिल्की, और ये है तुम्हारा लाइम वाटर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ एक और मजेदार चीज होती है, अगर तुम इस रिएक्शन को बहुत देर तक होने दोगे, इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअसली यहाँ लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जाता जा रहा है, तो पहले तो ये मिल्की टर्न हुआ। अगर तुम थोड़ी सी रिएक्शन और करते रहोगे, मतलब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहोगे, एक टाइम के बाद तुम्हारे पास ये मिल्कीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका था, ठीक है। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी था ही, इसमें तुम और CO2 ऐड करते जा रहे हो, तो अब की बार ये कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वो क्या होते हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, और बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट 2 लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दे आर
दे आर soluble in water। तो क्या हुआ, अगर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते रहे, मतलब मैं इसमें और CO2 अगर ऐड करता रहूं, ठीक है, ये एक बार मिल्की बन गया, दिस इज मिल्की इन नेचर, ये यहाँ पे मिल्की बन गया, अगर मैं और CO2 ऐड करता रहूं तो मिल्की नेचर विल डिसअपियर। ये जो मिल्की नेचर था अपना, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। ठीक, एक्टिविटी क्लियर होगी। एक दो रिएक्शन ऐसी और देख लेते हैं अलग अलग मेटल्स के साथ, सेम ही रिएक्शन होने वाली है जो अपन ने अभी नीचे लिखी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और पानी। चलो खैर कोई बात नहीं, और मेटल्स के साथ देख लेते हैं। मान लो यही रिएक्शन मैं HCl के साथ कराता हूं, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सॉल्ट बनेगा NaCl, गैस निकलनी है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बन रहा है पानी। बनाओ मजे से। सेकंड, बोलो किसके साथ लेना पड़ा, किसी के साथ भी ले रहा है, मैग्नीशियम के साथ ले लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl, देखो अब यहां मैंने 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैग्नीशियम खुद 2+ होता है और कार्बोनेट खुद 2- है, कैंसिल आउट होकर MgCO3 आया। ठीक है, यहां सॉल्ट बनेगा MgCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में पानी निकलेगा। एकदम सेम रिएक्शन होती है बाइकार्बोनेट्स के साथ, NaHCO3, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंसिंग एक अलग इशू है। ठीक है, फोर्थ, इसी तरीके से रिएक्शन चलती रहेंगी। मैग्नीशियम के साथ कराया तो MgHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि देखो बाइकार्बोनेट में क्या हुआ, CO3 2- था, तो एक तरीके से तुमने इस पे H+ के साथ जोड़ा तब बनेगा HCO3, H+2 और ये 2- H+, तो अब एक ही माइनस बचा है इस पे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, Mg2+ और HCO3-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ट्वाइस हो गया। इसका रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं, या चलो समझने के लिए इसका रिएक्शन तुम H2SO4 के साथ करा लो, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, MgSO4, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखो इनको लेके तो कोई इशू नहीं है, ये तो मुझे पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है, तुम्हारा ध्यान इस पे होना चाहिए, और वो तुमको मैंने बता दिया कि किस तरीके से बनाना है। तो तुमको याद नहीं रखना है, तुमको कुछ कंपाउंड्स ऑलरेडी पता भी है, तो अपन को कॉमन सेंस लगाना है। जैसे NaCl मुझे पता है, तो मुझे पता है Na+ है और Cl- है। फिर अभी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, तो ये मुझे पता है कि कैल्शियम 2+ है और OH- है, तभी ये बन पा रहा है। तो इस तरीके से अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो AlCl3, ये कंपाउंड भी देखा होगा, तो इससे हमको पता चल रहा है कि Al3+ है और Cl-1 है। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं जिनको अपन इजीली डिड्यूस भी कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्टली अगर हम काम करें तो। ठीक है, तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मेटल्स की रिएक्शन होगी, क्लियर होगा। अब चलते हैं इसकी जो सबसे फेमस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आ जाएगी अपनी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग ये हुआ कि मैं रिएक्शन करने के बाद एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहा हूँ, मतलब कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो एसिड होता है और एसिड का एंटी होता है बेस। ये अपन पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, घर में किसी को एसिडिटी होती है तो हम उसको कोई एंटासिड देते हैं। ठीक है, देखो जो भी दवाई लिखी होगी उसको तुम ध्यान से देखना, उस पर एंटासिड लिखा होता है। एंटा इज शॉर्ट फॉर, अगर तुम इसका संधि विच्छेद करो तो एंटी एसिड, एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा होता है बेस, तो वो दवाई बेसिकली कोई बेस ही है। तो एसिड प्लस बेस ये तुमको देगा सॉल्ट प्लस वाटर, साथ में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक है, और सॉल्ट फॉर्म होगा। इसका एक विश्व प्रसिद्ध एग्जांपल जो तुमको बार बार देखने के लिए मिलता है, एसिड ले लेते हैं हम HCl, बेस ले लेते हैं हम NaOH, ये बना रहे हैं यहाँ पे NaCl प्लस वाटर।
तो ये हो गया हमारा एसिड, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा सॉल्ट और ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है, तो इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, जिस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। मतलब ये जो फाइनल मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है, ये फाइनल सॉल्यूशन है, ये जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। मतलब ना तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होगी ना ही बेसिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो अब हम इसको पता कैसे करते हैं? देखो, एसिड पता करना हमने सीख लिया, बेस पता करना हमने सीख लिया, यहां इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन कब कंप्लीट हो रही है वो पता करना। तो देखो उसको अपन देखते हैं। उसके लिए टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट होता है, 11-12 में तो पक्का स्कूल में कराया जाएगा, बोर्ड्स में यही पूछता है। यहां अपन समझते हैं कि उसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, एक बारी बस अपन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे मैं इसको जज करूंगा। यहाँ पे मैंने फिर होल्डर बनाया, होल्डर थोड़ा पतला कर दो इस बारी। देखो इधर एक कंटेनर ले लेते हैं, ये कंटेनर ले रखा है। इस कंटेनर में तुम्हारी मर्जी है, तुम जो लेना चाहो। ठीक है, जिस भी चीज में कंफर्टेबल हो। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं इधर अभी बेस ले लिया। ठीक है, बेस ले रखा है। कौन सा ले रखा है? NaOH के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक, और इसमें मैंने इंडिकेटर डाल दिया, इसमें मैंने एक इंडिकेटर डाल दिया, कौन सा? फिनोल्फथलीन। इसमें मैंने डाल दिया फिनोल्फथलीन। तो अभी इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बी पिंक। ठीक है, फिनोल्फथलीन बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। अब यहां ऊपर हमने क्या करा, इधर हमने लगा दिया एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको? टाइट्रेटिंग ट्यूब, सॉरी टाइट्रेटिंग ट्यूब। ये होल्डर है, इस होल्डर से इसको होल्ड कर रखा है। इसको हम वैसे बोलते हैं टाइट्रेटिंग ट्यूब। अभी तुमको वो वर्ड जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा शो ऑफ मैं भी कर सकता हूं। इधर से क्या हो रहा है, इसमें मैंने ले रखा है एसिड, और हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को इस सॉल्यूशन में डालते जा रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? देखो स्टार्टिंग में क्या ऑब्जर्व करा हमने कि सॉल्यूशन इन कंटेनर इज पिंक इन कलर, पिंक इन कलर। और ये पिंक कलर किसकी वजह से है? फिनोल्फथलीन की वजह से, फिनोल्फथलीन इन बेस की वजह से। ठीक है, धीरे धीरे हम जब एसिड ऐड करते जा रहे हैं, वी विल ऑब्जर्व पिंक कलर स्टार्ट्स टू वैनिश। पिंक कलर जो है वो गायब होने लगता है। और फिर एक पॉइंट आएगा when solution becomes colorless। अब फिनोल्फथलीन तो सॉल्यूशन के अंदर डला हुआ है, वो कलरलेस कब होता है? एसिडिक में भी कलरलेस है, न्यूट्रल में भी कलरलेस है। तो जैसे ही वो पहली बार कलरलेस हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो चुका है? न्यूट्रल। ठीक है, इसलिए रिएक्शन क्या हुई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये पॉइंट जहां पे वो जस्ट न्यूट्रल होता है उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर है बात? अब देखो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कितना प्रिसाइजली करना पड़ता है। एक ड्रॉप भी और गिर गई तो मीडियम हमारा एसिडिक हो जाएगा। फिर क्या करो, इसको तुम और पता करने के लिए इसमें थोड़ा और NaOH डाल देते हैं। लेट्स से more NaOH is now added, more NaOH is now added। तो ये न्यूट्रल हो चुका था और कलरलेस हो चुका था। NaOH और डालते ही पिंक कलर विल रीअपीयर, पिंक कलर विल रीअपीयर, क्योंकि फिनोल्फथलीन तो है सॉल्यूशन में, कहीं गया नहीं है। अब तो और बेस डालते फिर से बेसिक हो गया, तो फिर से बेसिक होती कलर क्या हो जाएगा इसका? फिर से पिंक। तो इस तरीके से इंडिकेटर की हेल्प से हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं कि कब वहां पे वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कब बेस ज्यादा है, कब एसिड ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? आई होप। तो रिएक्शन इस तरीके से, और रिएक्शंस भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, मन की शांति के लिए लिख लेते हैं, अदरवाइज बुक में तो नहीं रखी है। तो अब तुमको प्रोडक्ट बनाने तो आ ही गए हैं, तो उसमें कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पे और रिएक्शंस लिखना चाहूँ, जैसे कि मान लो HNO3 अभी तक नहीं लिया, चलो ये एसिड ले लेते हैं अपन, और बेस ले लिया ये, यहाँ पे रिएक्शन कराओगे NaNO3 सॉल्ट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। फिर चलो H2SO4 ले लेते हैं, इस बार बेस मैंने NH4OH लिया, ये एक वीक बेस होता है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस होता है। तो यहाँ पे अब की बार देखो सॉल्ट क्या बनेगा, अब थोड़ा सा समझो इसको, NH4 प्लस होगा, OH माइनस होगा, क्योंकि OH को मैं जानता हूँ वो माइनस होता है, और दोनों के नीचे मुझे 1 दिख रहा है, ठीक। इधर देखें तो H तो होता है +1, SO4 होगा 2-, इतना भी हम जानते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बना NH4 प्लस और SO4 2-, तो NH4 प्लस और SO4 2-, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्होंने क्या बनाया होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो जो सॉल्ट बनेगा वो ये बनेगा, इजीली बना सकते हो, याद नहीं करने की जरूरत है, वही मेरा पॉइंट है। और साथ में पानी तो भरना ही है, वो हमको पता है। और बोलो और क्या लेना चाहोगे, चलो अब ले लेते हैं HCl, और बेस में ले लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस अगर लिया तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट के नाम पे ये बन जाएगा और पानी ये बन जाएगा। यहाँ मुझे क्लियरली दिख ही रहा है, कैल्शियम इज 2+, OH इज -1, H इज प्लस, Cl इज माइनस, ये दोनों अगर कंबाइन कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके Ca के साथ 1 आ गया, Cl के साथ 2 आ गया। सो दिस वाज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। हमने इसकी एक्टिविटी भी देख ली कि कैसे हम इंडिकेटर की हेल्प से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी आती है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। चलो इसको देखते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स होंगे, ये मेटल हो गया, M2O, ऑक्सीजन जनरली 2- होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं M2O नहीं लिखता हूं इसको, चलो ऐसे लिख लेते हैं M2OX। अब X कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से कोई ऑक्साइड बन रहा होगा जिसकी रिएक्शन कराने की बात कर रहे हैं हम एसिड के साथ। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो, ये देखने पे तुमको एक बार के लिए नहीं लगता है कि ये बेस है, क्योंकि बेस जो अभी तक हम जानते हैं वो हमारे हिसाब से भैया उसमें हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो देखो बेस के लिए ऐसा नहीं होता है, वही मैं बता रहा था। काफी सारे एसिड्स और काफी सारे टाइप्स होते हैं एसिड और बेस के, जैसे एरेनियस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट, तो वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से बेस को अपन स्टडी करते हैं। यहाँ पे इनका नेचर जो होता है वो भी बेसिक नेचर होता है। देखो OH- और H+ के कंसेप्ट के अलावा एक चीज और होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। खैर उसकी अपन बात करते हैं धीरे धीरे। देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं सोडियम का ऑक्साइड बनाऊंगा तो यही बनेगा, क्योंकि Na होता है प्लस में और O होता है 2-। इसका रिएक्शन मैंने कराया HCl के साथ, तो प्रोडक्ट यहां पे बनता है NaCl प्लस वाटर। क्या बन रहा है देखो फिर से, सॉल्ट और वाटर। ऐसा कहां पे बन रहा था, ऐसा बन रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो ये भी इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, it is also a type of neutralization reaction। मेटल ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो भी किसका टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो सॉल्ट में जान रहा हूं, ये पानी में जान रहा हूं, ये एसिड को मैं जानता हूं, तो ये जो चीज बची न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है अगर, तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मेटल oxides are basic in nature। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, देखा, बेसिक इन नेचर। क्लियर है ये बात, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं। किस तरीके के टेस्ट, अच्छा ये जो रिएक्शंस होती हैं ये भी जनरली थोड़ी सी वॉलेंट रिएक्शंस होती हैं, मतलब एकदम से होती है, कुछ फटफटा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर अपन आगे बढ़े तो देखो, इसमें आगे बढ़ते हुए अपन क्या करते हैं, अब
इसमें अपन कुछ केसेस को देखते हैं, जैसे कि इसमें कलर चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, और इसमें अपन ने लिया, इसमें मैं ले रहा हूं कॉपर ऑक्साइड। क्या लिया आपने? कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। इसका कलर जनरली होता है ब्लैक। क्या कलर होता है? ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और इसमें हमने ये ऐड कर रखा है, जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये मैंने लेट से ऐड कर दिया HCl एक्वस फॉर्म। तो इधर क्या होगा, और इसको स्टीयर करना स्टार्ट करो, ऐसे रॉड डाल के इसको अपन कंटिन्यूअसली स्टीयर कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं स्टीयरिंग कर रहा हूं। वी विल ऑब्जर्व कि मेरे सॉल्यूशन में जो पहले ब्लैक कलर था इट स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू ग्रीन। अब देखो ये जादू जैसी चीज लगती है, काला एकदम से हरा हो गया। इनफैक्ट मैजिशियंस ऐसे बेवकूफ भी बनाते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक रिएक्शन होती है जिसमें कि आयरन की रिएक्शन अगर मैं थियोसाइनेट के साथ कराता हूं तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज अ ब्लड रेड सॉल्यूशन। तो तुमने वो एक जादूगर को देखा है, ऐसे चाकू लेता है, हाथ पे ऐसे करता है, खून खून निकलने लगता है लेकिन घाव नहीं होता, वो ऐसे बेवकूफ बनाता है। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। अगर तुम और कुछ नहीं कर पाए आगे चल के तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर सकते हो, अगर तुमको केमिकल्स के बारे में पता है। खैर चलो आगे देखते हैं। इसमें ब्लैक कन्वर्ट्स टू ग्रीन, ऐसा क्यों हुआ? कॉपर ऑक्साइड ने जब HCl के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे रिएक्शन में ये फॉर्म हो गया कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब देखो मैंने ये कैसे बनाया, कॉपर O2 माइनस होता है ये मुझे पता है, नीचे 1 1 आ रहा है तो ये 2 प्लस ही होगा। अब कॉपर 2 प्लस, ये H प्लस और ये Cl माइनस, इसको और इसको कंबाइन करना है, तो कॉपर 2 प्लस और Cl माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो था इसका कलर ब्लैक होता है और ये जो नया चीज बन रहा है इसका कलर होता है ग्रीन, इसलिए सॉल्यूशन क्या अपीयर हो रहा है कि ब्लैक से कन्वर्ट हो रहा है ग्रीन। तो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड्स और एसिड्स की रिएक्शन होती है। और रिएक्शंस अपन डिस्कस कर सकते हैं, एंडलेस रिएक्शन है, हर मेटल का ऑक्साइड बन सकता है, तो इसको तुम बाकी रेफर कर सकते हो अपनी बुक से। जो बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे वो समझ में आया होगा कि इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है, और जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शंस भी देख लेते हैं छोटी छोटी सी। देखो रिएक्शन विद सल्फाइड, बायसल्फाइड एंड सल्फाइड। कुछ बहुत जानी पहचाने से नाम लग रहे हैं। देखो सल्फेट होता है तो सल्फेट इज SO4 2 माइनस। सल्फेट क्या होता है? SO4 2 माइनस। सल्फाइड की बात करोगे, एक ऑक्सीजन कम कर दो, SO3 2 माइनस। सल्फाइड की बात करोगे तो सल्फाइड इज S2 माइनस। जैसे अगर मैं हर का एग्जांपल लेना चाहूं तो सल्फाइड मेरा हो गया Na2SO3, बायसल्फाइड हो गया NaHSO3, ठीक है। देखो जैसे ये सल्फाइड है तो बायसल्फाइड क्या हो जाता है, जैसे बाइकार्बोनेट में था, क्या करा था हमने, सल्फाइड है और उसको H प्लस के साथ रिएक्ट कराया तो ये बनाएगा HSO3 और एक माइनस चार्ज बच जाए। तो ये एग्जांपल हो गया बायसल्फाइड का। इसका एग्जांपल लो FeS, Fe2 प्लस और H2 माइनस, ये हो गया। इन रिएक्शंस में क्या होता है, इन दोनों को ही, इसको या फिर इसको, अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ, तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगी दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही थी, ऐसी कौन सी गैस इवॉल्व होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके लिए भी सेम टेस्ट होता है जो मिल्की वाला टेस्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परफॉर्म करा था, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी सेम टेस्ट देता है। इनको जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पे जो गैस इवॉल्व होती है दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसकी स्मेल होती है रॉटन एग लाइक स्मेल। इसके बारे में तुमने कोटा फैक्ट्री में भी सुना होगा,
रॉटन एग लाइक स्मेल, अरे यार मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, तो वहां से याद रख सकते हो दिस इज रॉटन एग लाइक स्मेल। रिएक्शन लिख लेते हैं एक एक, इनको समझने के लिए कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। Na2SO4, लेट्स से इसको सॉरी ये Na2SO3, सल्फाइड इज Na2SO3। इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि तुमको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से तो SO2 गैस बन रहा है, इसको तो मजे मजे में लिख दो SO2 गैस और साथ में पानी। इतना काम तो अपना करके रखो, ठीक है। बाकी क्या बच रहा है, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो Na प्लस और SO4 2 माइनस क्या बनाने चाहिए, ये Na2SO4। तो ये सॉल्ट बन रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बाइकार्बोनेट लेते हैं, बाइसल्फाइड लेते हैं, अब मैं HCl के साथ एक एग्जांपल ले लेता हूं। HCl के साथ लोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे सॉल्ट होगा NaCl, ये वाला इसके साथ रिएक्ट करा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालनी है, निकालो, साथ में क्या बच रहा है, पानी बने, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम देखना चाहें तो FeS, इसका रिएक्शन मान लो मैंने HCl के साथ कराया, तो सॉल्ट बनेगा FeCl2, साथ में गैस निकलेगी H2S। रॉटन एग लाइक स्मेल, तो अंडे की स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, पता चल जाएगा रिएक्शन खत्म हो गई। और रिएक्शन देख सकते हैं ZnS, मान लो H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देता हूं, तो ये ZnSO4 प्लस यहाँ पे भी कौन सी गैस, H2S गैस। तो ये हो गया अपना एसिड्स की सारी रिएक्शंस खत्म, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए बचता है एसिड के बारे में, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इनको रिएक्शंस को थोड़ा अच्छे से देखो, एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है और जो थोड़े छोटे पॉइंट अपन ने बीच में डिस्कस करें दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।